हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट सेशन में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग किया, इसके अजम्पशंस की एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के एक्सप्लेनेशन। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये क्या कहती है कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इट इज अ नॉर्मल फीचर। इसके लिए क्या होता है कि मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपने आप ही हर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो जी कहते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वेजेस में भी है, जिससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है, क्योंकि जो सेविंग है, सेविंग को हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, वैसे ही प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह तीनों मार्केट्स में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो इसका डिटर्मिनेशन है, हम वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। वेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो उसके लिए क्या होगा, अगर वेज रेट कम हो जाएंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। तो वेज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो इससे क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि जो रियल वेजेस होती हैं, रियल वेजेस आर इक्वल टू मनी वेजेस अपॉन प्राइस लेवल। एंड जो डिमांड फॉर लेबर है वो क्या होती है, रियल वेजेस का फंक्शन है। लेकिन कौन सा फंक्शन है, डोमिनेशन फंक्शन है। इस वजह से जब भी रियल वेजेस है, रियल वेजेस के इंक्रीज होने से जो लेबर की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लेबर की डिमांड कर रहे हैं प्रोड्यूसर कैपिटलिस्ट, इनको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, इसीलिए डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, रियल वेजेस का इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है। जैसे ही रियल वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, लेबर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इससे लेबर को बेनिफिट मिलता है, उसको ज्यादा वेजेस मिलती है। इस तरह मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे इक्वल होगी, बाय द रियल वेजेस। रियल वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, उस सिचुएशन में लेबर की वेज रेट में चेंजेस होती हैं, जिससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पर पहुंच जाता है। इट मींस क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को किसी भी इंटरफेरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम एम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम वेज। तो हम जब डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई करते हैं। जो लेबर की डिमांड है वो क्या है, डिमांड फॉर लेबर, वो डोमिनेशन फंक्शन है, मीनिंग एक इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी। तो डिमांड स्लोप क्या होगी, जे डाउनवर्ड स्लोप होगी, क्योंकि जे क्या है, एक तरह से डोमिनेशन फंक्शन। और जो लेबर की सप्लाई है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा, लेबर की सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस तरह हमारे पास लेबर की सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोप आती है। एंड इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो जहां पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। एंड जो वेज रेट है OW, वेज रेट डिटरमिन हो गया। एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ON, जे डिटरमिन हो गया। एंड अगर कभी मार्केट में वेज रेट इंक्रीज हो जाए, वेज रेट इंक्रीज हो गया, इससे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं है। जहां पर क्या है, लेबर की डिमांड कितनी है W1A एंड सप्लाई कितनी है W1B, मींस डिमांड इज लेस देन सप्लाई। तो जहां पर क्या होगी, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। अगर लेबर की सप्लाई एक्सेस है, ज्यादा है, और ये मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, प्रेशराइज करती हैं कि वेज रेट कम हो जाए, तो वेज रेट रिड्यूस हो जाएगा
एंड दोबारा से इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। लाइक दिस, अगर हम कहीं मार्केट में वेज रेट कम डिटरमिन हो गया, कितना हो गया W2, इस पर जो लेबर की सप्लाई है वो रिड्यूस होगी, सप्लाई कितनी आ गई W2C, एंड डिमांड कितनी है W2D। इट मीन्स क्या हो गया, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जहां पर क्या है एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इससे क्या होता है, लेबर की वेजेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो मार्केट फोर्सेस है ये क्या करेंगी, और डब्ल्यू वेज रेट को डिटर्मिन कर देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपने आप ही डिटर्मिन हो जाता है विदाउट एनी इंटरवेंशन। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। एंड अब करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल है। जैसे हमने पहले सीजन ऑफ मार्केट किया था, सीजन ऑफ मार्केट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं जिस वजह से जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाती हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू गुड्स मार्केट है, इस मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। और जो चीज कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इट मींस क्या हो गया, जब हम अनयूटिलाइज्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अगर हम इनको इम्प्लाई करते हैं तो इनकी फैक्ट्री इनकम इंक्रीज होगी। फैक्ट्री इनकम इंक्रीज होने से जो डिमांड इंक्रीज करेंगे, अगर वो सभी की सभी अपनी जो उनकी इनकम हुई है उनको खर्च नहीं करते कंजम्पशन, तो वो कुछ पार्ट सेव कर लेंगे। जो उनकी सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू क्या हो जाती है, इन्वेस्ट हो जाती है। इस तरह गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो ये कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कौन सा फंक्शन है, डिमिनिशिंग फंक्शन। इट मींस क्या हो गया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। लाइक दिस, सेविंग में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा सेविंग क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों किसके फंक्शन हो गए, जे रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन हो गए। इस तरह गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें, ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट कौन सा फंक्शन है, डिमिनिशिंग फंक्शन। अगर डिमिनिशिंग फंक्शन है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। हियर आई इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और ये क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। सो जो सेविंग्स है वो क्या हो गया, डायरेक्ट फंक्शन। तो इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट हो गया, एट पॉइंट ई। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिटरमिन हो गया, ओ आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन हो गया और ओ की कैपिटल है जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इक्वल करती है। इस तरह मार्केट में ओ आर रेट क्या होता है, डिटरमिन हो जाता है, वेयर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट एंड यही एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल कर देती हैं। अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम आए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, R1 हो गया, तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी R1A एंड जो सेविंग्स है वो कितनी होगी, R1B। इट मींस क्या है, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग। सो मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देती हैं। लाइक दिस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनवर्ड चला जाए, R2 हो जाए, तो इसमें क्या होगी, मार्केट फोर्सेस फिर इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देंगी, क्योंकि जहां पर जो सेविंग्स है R2C है एंड जो इन्वेस्टमेंट है R2D है, इट मींस क्या हो गया, सेविंग्स आर लेस देन द इन्वेस्टमेंट। तो मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। इस तरह मार्केट में OR रेट है जो इक्विलिब्रियम रेट है वो अपने आप ही डिटरमिन हो जाता है, जिससे गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। अगर हम प्राइस लेवल की बात करें, प्राइसेस में चेंज होने से कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, तो इससे जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में मनी मार्केट आएगा। मनी मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है,
इसके लिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं जो टोटल आउटपुट होता है और एग्रीगेट सप्लाई है इट रिमेन्स कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मीनिंग क्या हो गया? एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट होती है। इसका मीनिंग एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? वर्टिकल होगी। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएं तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या आएगी? इस तरह वर्टिकल स्लोप आएगी, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर हम मनी की सप्लाई इंक्रीज कर दे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऑन द एग्रीगेट सप्लाई। इट मींस आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसके साथ अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर इसके साथ क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है, तो आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वर्टिकल स्लो बन जाती है। अगर हम इसको इक्विलिब्रियम के थ्रू देखें तो क्वांटिटी ऑफ मनी ये क्या होती है? एमवी, इट इज इक्वल्स टू पीटी। एम क्या है? मनी सप्लाई, की इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होगी, और जो वी है, वी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीनिंग है कि हमारे पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया एक साल में कितने हाथ में सर्कुलेट हो रहा है। मान लो ₹1 ये क्या हो रहा है? एक साल में 4 टाइम सर्कुलेट हुआ, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी होगी। 1 रुपए ने 4 रुपए का काम किया, तो जी होगी वेलोसिटी। पी मीन्स प्राइस लेवल एंड टी फॉर ट्रांजैक्शन। तो जी क्या कहते हैं? जो वेलोसिटी है एंड ट्रांजैक्शंस हैं, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई जी किसको इंपैक्ट करती है? प्राइस लेवल को इंपैक्ट करती है, क्योंकि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में कोई भी चेंज आता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? चेंज इन प्राइस लेवल अलोन, नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे देश का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे, मान लो हमारी इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ मनी सप्लाई है, अगर इसको इंक्रीज कर 2 लाख करोड़ कर दे, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ कहते हैं प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई डबल हो गई तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। जो एक गुड पहले 100 की आती थी, अब वो 200 की आने लगेगी, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। लाइक दिस, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, इसके साथ प्राइस लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसका प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मनी सप्लाई है पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में ये अकेली है जो इम्पैक्ट करती है। इसका इम्पैक्ट किसी और प्रोडक्ट पर, प्रोडक्शन पर, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पड़ता। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम प्राइस लेवल। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कांस्टेंट, वर्टिकल, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, इसके साथ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। एंड एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इसकी स्लोप क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड स्लोप क्या है? लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इकोनॉमी प्राइसेस कितनी होगी? ओपी प्राइस डिटरमिन हो गई, एंड ओ एन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है वो डिटरमिन हो गया। अगर मान लो इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज कर जाए, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? डिक्रीज करके AD1। अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज करगी, इसके साथ कहते हैं प्राइस लेवल अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगा। कैसे? जैसे हम कहां पर है? एट पॉइंट ए, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? नी एग्रीगेट डिमांड कहाँ है? एट दिस पॉइंट ए। और जहां पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल नहीं है, और इसके लिए मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं? जो प्राइस लेवल है इसको डाउनवर्ड शिफ्ट कर देती है। तो हम ई से
ए तक पहुंच गए, ए से एट पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या आता है, जो प्राइस लेवल है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई थी। एंड लाइक दिस, अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज कर जाए लाइक दिस, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करने के लिए प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड हमारी इंक्रीज हो क्यों रही है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। शॉर्ट रन में जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी हम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकती, एंड जहां पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, तो इसीलिए सेम लेवल पर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इक्विलिब्रियम कहां पर है, एट पॉइंट ई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जो प्राइस लेवल है वो कहां पर है, नई एग्रीगेट डिमांड पर एट पॉइंट सी। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है, इसीलिए जो मार्केट फोर्सेस हैं वो ई से सी तक लेकर गए, और यही मार्केट फोर्सेस एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल कर देंगी। तो हम इस पास से ए सी डी से इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। तो जब हम डी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे एट पॉइंट P2, मींस जैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो गई, एंड इसके साथ ही प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गए, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। तो मार्केट फोर्सेस ने सेम लेवल पर प्राइस लेवल को इंक्रीज कर डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल कर दिया, और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया थ्रू चेंज इन प्राइस लेवल। इस तरह क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो कहते हैं इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहता है, इसके साथ डिमांड एंड सप्लाई है वो इक्वल रहेगी, क्योंकि जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की जो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहती हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती है, जिस वजह से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। इसकी जो क्लासिकल थ्योरी है इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं। इम्प्लीकेशंस कैसे, जैसे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इट इज अ नॉर्मल फीचर, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, स्टेट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और इसके साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कैसे, जैसे 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया, उसने क्लासिकल थ्योरी को टोटली चेंज कर दिया। उसमें क्या कहा गया, जो क्लासिकल थ्योरी है ये पूरे इकोनॉमी लेवल पे इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं कर सकती, तो जेएम केन्स हैं वो इसको पूरी तरह इनवैलिड प्रूफ कर देते हैं। वो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, पार्शियल इक्विलिब्रियम रहता है, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही रहती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर ऐसा ही होता, जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन था, जब वेज रेट कट किए जा रहे थे, तब भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, प्राइसेस कम हो रहे थे, डिमांड इंक्रीज क्यों नहीं हुई, तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट तब क्यों नहीं हुई। तो स्टेट की इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत हमको महसूस की गई। उसके बाद ही स्टेट इकोनॉमी में इंटरवीन करना शुरू करता है। जो कहते हैं सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में रहते हैं बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल में आ सकते हैं, क्योंकि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, इसके साथ सेविंग लेवल ऑफ इनकम है उसका भी फंक्शन है। लाइक दिस जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का भी फंक्शन है, तो आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिटरमिन कर रहे हो। तो इस तरह कुछ इसमें कमियां भी हैं, जिस वजह से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होता है। जो लेज़ी फेयर पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे थे, जिसमें नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी थी, इसने टोटली चेंज कर रख दी, क्योंकि 1930 के डिप्रेशन के बाद स्टेट का इंटरफेरेंस हमारे देश में हर एक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन माना गया। आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी नहीं है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। तो आज के टाइम में स्टेट इंटरफेरेंस बहुत जरूरी बन चुकी है। तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी क्रिटिसिज्म है, जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है सेम है, क्योंकि सेम है वो भी क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। अगर आप इम्प्लीकेशंस हैं क्रिटिसिज्म की डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। विद दिस हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।